कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस खुलकर विरोध करने पर उतर आई है। 26 जनवरी को किसानों के साथ साथ कांग्रेस ने भी जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैक्टर रैली में निकलने का फैसला किया है, जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए शाहजहांपुर में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इस ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस की जगह देश का झंडा लगाया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस ने 6 जिलों के विधायकों, जिला प्रभारियों और नेताओं को आज शाम तक ट्रैक्टर लेकर कोटपुतली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की ये ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की सुबह कोटपुतली से शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना होगी। कांग्रेस ने अपने हर विधायक को 100 ट्रैक्टर के साथ रैली में पहुंचने का टारगेट दिया है। मुंबई में भी कई किसान संगठन आज अपना विरोध दर्ज करेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गए। नासिक से करीब 15,000 किसान पैदल चलकर मुंबई पहुंचे। ये लोग कृषि सुधार के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी आंदोलन करेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बालासाहब थोराट, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आएंगे। होगा किसानों का बड़ा आंदोलन और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के आज़ाद मैदान के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम ज़िले, जो अलग अलग ज़िले हैं, वहां से किसान जो है हज़ारों की तादाद में जो है पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि कृषि कानून जो है उसके खिलाफ ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, दिव्यांग लोग जो है वो भी इस कृषि कानून को लेकर जो है वो परेशान है और वो भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के सर पे जो है किसान सभा मोर्चा की टोपी उन्होंने पहनी है। आजाद मैदान पहुंचे किसानों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया और सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। क्या मांगे आपकी प्रमुख? हमारी जो प्रमुख मांगे है, जो किसान विरोधी जो काले कायदे के वाले केंद्र सरकार ने, और ये काले कानून वापस लेने के लिए जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो बैठे वाले किसान है उनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ महाराष्ट्र में अभी धरना चल रहा है। हम राजभवन पे हमारा रैली निकालेंगे। क्या बताएंगे कि आप सामान वगैरह लेकर आए, कब तक चलेगा आपका आंदोलन? ये हमारा आंदोलन आज हम आज़ाद मैदान पे बैठने वाले हैं, कल भी दिन भर बैठने वाले हैं और 26 तारीख को झंडा वंदन करके यहाँ से निकलेंगे और राजभवन को हमारी जो कोर कमेटी है वो राजभवन में जाके मिलेंगे राज्यपाल को। मैं किसानों में काम करता है। किसान का जो कानून बना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कानून के खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, तो कब तक चलेगा आपका ये मोर्चा? हमारा चलेगा 26 तारीख तक रहेगा। अच्छा, अगर सरकार ने वापस नहीं लिया, 26 तारीख को हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं लिया तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर कुछ लोगों ने एक लड़के और एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई गई। बाद में इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में 3 लड़के मिलकर बीच सड़क पर एक लड़के को बुरी तरह पीटते नजर आए। 2 लड़के उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रहे, जबकि एक लड़का खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। पिटाई खा रहा वो लड़का जमीन पर बुरी तरह तड़पता रहा, उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मारपीट करने वाले लड़कों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो लोग उस लड़के को जान से मारकर ही दम लेंगे। हालांकि थोड़ी देर तक पीटने के बाद वो लोग वहां से जाने लगे, लेकिन तभी तीसरा लड़का डंडा लेकर उस पर एक बार फिर से टूट पड़ा। हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लड़कों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक लड़का जमीन पर गिराकर एक लड़की को बेरहमी से पीटता दिखा। इस बीच वहां मौजूद एक दूसरा लड़का उसे रोकने की कोशिश करता रहा। लड़की भी हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये खबर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के होश उड़ाने वाली है, क्योंकि जोधपुर के आसमान में भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया जिसमें पहली बार भारत की तरफ से राफाल विमानों ने हिस्सा लिया। सुखोई और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमानों के बीच जब इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया तो दुश्मन मुल्क थर-थर कांप उठे। सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे।
आसमान में राफाल की गर्जना। हवा में सुखोई ने भरी हुंकार। रेत के समंदर से उठा मिराज का तूफान। डेजर्ट नाइट में वायुसेना का दम। चीन को दहशत में लाने वाला युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच हुए ये उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जिसने चीन के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी हैं। जोधपुर के आसमान में हुंकार भरते ये विमान महज एक वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के किले को भेदने वाले वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी तकनीक और कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही वजह है कि भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बाद भारत ने एक बार फिर चीन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन भविष्य में किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं LAC पे भारत और चीन के बीच में। अभी चूंकि विंटर्स हैं, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है? क्या अभी भी कंटिन्यू फ्लाइंग हो रही है उन सब इलाके में, खासतौर पर रफाल फ्लाई कर रहे हैं उस तरफ? हाँ, सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। दरअसल जोधपुर में अंजाम दी गई ये वॉर एक्सरसाइज इस मामले में भी अनोखी है, क्योंकि पिछले साल अगस्त महीने में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ये पहला युद्धाभ्यास है जिसमें फ्रांस ने भी भारत के साथ हिस्सा लिया है। डेजर्ट नाइट 21 नाम के इस युद्धाभ्यास में राफाल जैसे लड़ाकू विमान के शामिल होने का मतलब एकदम साफ है, और वो ये कि अगर दुश्मन मुल्क भारत के साथ किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब देने के लिए ये राफाल एकदम तैयार है। खास बात यह है कि धीरे धीरे भारतीय वायुसेना का ये बेड़ा और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक 3 राफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखो, 8 आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं। 3 और इस महीने के एंड से पहले आ जाएंगे। कुछ फ्रांस में ऑलरेडी हैं जिस पे हमारे पायलट्स ट्रेन कर रहे हैं। राफाल विमानों को गेम चेंजर लड़ाकू विमान माना जाता है। हवा में इनकी मारक क्षमता का लोहा दुनिया मानती है। यही वजह है कि जब फ्रांस जैसे सहयोगी देशों के साथ जोधपुर में इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ गई। दरअसल यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर जोधपुर में इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं। जोधपुर सामरिक लिहाज से अहम माना जाता है। जोधपुर में आसमान ज्यादातर साफ रहता है। यहाँ युद्धाभ्यास के दौरान उड़ान भरना आसान है। जोधपुर के सरहदी इलाकों तक बिना रुके लंबी दूरी की उड़ान भरी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जोधपुर से पाकिस्तान के कराची शहर की दूरी महज 600 किलोमीटर है, यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को उसकी मान में घुसकर जवाब दिया जा सकता है। टू फ्रंट वॉर के मद्देनज़र भारतीय वायुसेना अपने आप को तैनात कर रही है, तैयार कर रही है उन सब मोर्चों पे जहां से कि भारत के जो दोनों दुश्मन हैं यानी कि चाइना और पाकिस्तान, उनको एक साथ मज़ा चखाया जा सके। इस वक्त हम लोग जोधपुर में हैं और यहाँ से अगर बात करें कराची, जो कि उनका एक व्यापारिक हब माना जाता है, कैपिटल माना जाता है पाकिस्तान का, महज 600 किलोमीटर जो है उसकी एरियल डिस्टेंस ट्रैवल है। यानी कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल जो आपके सामने देख रहे हैं आप, ये पलक झपकते जो है वहाँ पे पहुँच सकता है।
डेजर्ट नाइट 21 एक ऐसा युद्धाभ्यास था जिसे दिन और रात में अंजाम दिया गया। इस दौरान राफाल उड़ाने वाले स्क्वाड्रन लीडर सार्थक ने हमसे अपने अनुभवों को साझा किया। मैंने इससे पहले मिग 27 एयरक्राफ्ट फ्लाई किया है और अब मैं राफेल फ्लाई कर रहा हूँ। राफेल जैसा कि आप जानते हैं ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, आधुनिक चीज़ों से लेस है और वो हर जहाज़ की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, वो अपने कुछ टास्क होते हैं, उसको निभाने में हर जहाज़ इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरीके से सक्षम है। इस अभ्यास के दौरान लोगों को एक हैरत अंगेज तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रांस के मल्टी रोल टैंकर एयरबेस A330 से भारतीय राफाल, मिराज 2000 और सुखोई विमानों में हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास किया गया। हवा में ईंधन भरना एक बेहद जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें महारत होने के बाद लड़ाकू विमानों की क्षमता में इजाफा हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक ये हवा में उड़ान भर सकते हैं। जिस लेवल पे ये एक्सरसाइज की गई विद इन 3 to 4 days, 3.5 दिन थे खाली, वो एक बहुत अच्छा था। सो दोनों की प्रोफेशनलिज्म इसमें दिखता है कि कम समय के बावजूद थोड़े ही 2-3 दिन में एक्सरसाइज को बहुत हाई लेवल तक ले जाया गया। राफाल को उड़ाने वाले फ्रांस के पायलट भी मानते हैं कि राफाल उड़ाने वाले भारतीय पायलटों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा। The experience was very good, and the flight was very interesting for us. Yes. It's a very short. सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना कई मोर्चों पर परख चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब राफाल भी भारत में किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बना है। यही वजह है कि पायलट भी ये मानते हैं कि पुराने विमानों के साथ नए विमानों की ये तकनीक दुश्मन मुल्कों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। एक नया मशीन है, भारतीय वायुसेना में आया है, बेहतरीन मशीन बताया जा रहा है उसको, ठीक है ना। बतौर Su-30 आप इसको फ्लाई कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले जब आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को एक साथ कई ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा, तो किस तरीके का आपने देखा इस पूरे एक्सरसाइज में? Su-30 is also equally potent platform, Rafale भी equally potent platform, तो दोनों साथ में actually we can enhance our capability। दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ लगातार किसी न किसी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि भारत भी अपनी तैयारियों के साथ हर हालात में दुश्मन देशों से लोहा लेने को तैयार है। भले ही चीन 6ठी जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा हो, लेकिन भारतीय वायुसेना का ये दावा है कि चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। फिर चाहे बात नौसेना की हो, थल सेना की हो या फिर वायुसेना की ही क्यों ना हो। कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज हम उसी में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा 5th जनरेशन थोड़ा बाद में डेवलप हो रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर्स उस समय के जो कंटेम्प्रेरी होंगे वो ऐड किए जाएंगे। उसके पहले 5th जनरेशन काबू में आ जाए, फिर 6th जनरेशन की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो विजन है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर्स हैं उसको उसी में ऐड करके अचीव किया जाए। तो ये हमारा ओवरऑल प्लान है। जो भी आप बोल रहे हैं कि एडवर्सरी के पास ये एयरक्राफ्ट है या ये कैपेबिलिटी है, तो हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। राफेल इंडक्शन ऑलरेडी आ गया, कैपेबिलिटी में ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हुआ है, एंड इसके बाद हमने 83 LCA पे फाइनलाइज कर लिया है, वो साइन हो रहा है, उसका इंडक्शन शुरू होगा। तो स्थिति कंटिन्यूसली बेटर हो रही है इन टर्म्स ऑफ हमारे फ्यूचर इंडक्शंस। 5th जनरेशन का ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, एंड उससे भी ज़्यादा, उससे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि जो हम वेपन्स एंड सेंसर्स पैरेलल में काम कर रहे हैं इंडिजिनस पे, वो भी इंडक्ट हो रहे हैं, तो वो भी कैपेबिलिटी वाइज उतने ही ज़रूरी हैं, एंड वो जल्दी इंडक्ट होंगे। तो उसके हिसाब से काफ़ी काम चल रहा है, हमारी कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। फ्रांस और भारत के बीच ये सहयोग बेहद पुराना है
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपस का यही तालमेल न सिर्फ दुश्मन देशों को माकूल जवाब देने का काम करेगा, बल्कि सैन्य शक्ति में भी इजाफा होगा। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं में भगवान राम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। हैदराबाद में राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के समय कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर की सुंदरबनी सेक्टर में 18 जनवरी को पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुए नायक निशांत शर्मा इलाज के समय शहीद हो गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की नकली शराब का जखीरा जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और राजस्थान सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। महिला विरोधी सरकार तो थी ही, जिस तरह से कानून व्यवस्था है, अब किसान विरोधी भी हो गई और गांव विरोधी भी हो गई। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में किसानों ने पैदल मार्च निकाला। ये किसान आज मुंबई में राज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल रविवार को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने अपने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में अलीबाग के एक रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। नेपाल की सत्ता चला रही कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया। साथ ही पार्टी से उनकी प्राथमिक मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के इस फैसले के बाद नेपाल में फिर एक बार राजनीतिक संकट गहरा गया। इससे पहले प्रचंड समूह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ओली से 3 दिन में सफाई देने को कहा था, लेकिन ओली की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद पार्टी की मेंबरशिप से निकालने का फैसला किया गया। इससे पहले ओली समूह ने पार्टी प्रवक्ता और प्रचंड के करीबी नारायण काजी श्रेष्ठ को हटाया। उसके बाद प्रचंड को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बदले में प्रचंड समूह ने ओली को पहले अध्यक्ष पद से हटाया। उसके बाद अब उनको पार्टी से बाहर निकाला गया है। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों की दुकानों और मकानों को ढहा दिया गया। आरोप है कि बिना नक्शा पास करवाए अवैध तरीके से उन्हें बनवाया गया था। जिन पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की और पल भर में अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 2 खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गई, जो बिना वक्त गवाए दुकानों और मकानों को हर तरफ से ढहाने में जुट गईं। शान से खड़े इन अवैध निर्माण को मलबे के ढेर में तब्दील होने में मशीनों ने जरा भी देर नहीं लगाई। अतीक अहमद के जिन करीबियों पर ये कार्रवाई हुई, उनमें एक का नाम सद्दाम और दूसरे का नाम अकरम है और दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए वहां भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। बताया गया कि रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे पर लाठियों डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। सामने आए एक वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। हमले के दौरान मार खाने से घायल हुआ एक आदमी सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद वहीं चीख पुकार मच गई। इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। काफी देर तक ये लोग इसी तरह गुत्थम गुत्था करते रहे। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से थमी हुई है, लेकिन शीतलहर और तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से झरने जमने लगे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के पास शेषनेत्र झील भी पूरी तरीके से जम चुकी है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अभी भी पूरे इलाके में बर्फ जमी हुई नजर आई, जबकि शेषनेत्र झील का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। झील एक बड़े मैदान में तब्दील हो गई और एक आदमी को आराम से इस झील के ऊपर चलता हुआ देखा गया। तो ये शेषनेत्र झील है जो जम चुकी है और ये देखिए शख्स इस झील के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में पीने की पानी की समस्या सबसे ज्यादा खड़ी हो जाती है, क्योंकि पानी जम जाता है। लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
कुछ ऐसी ही तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। बर्फबारी की वजह से यात्रा के रास्ते और वहां हुए नुकसान को देखने प्रशासन की एक टीम भी केदारनाथ पहुंची, पूरे इलाके की तस्वीरें और वीडियो बनाए। बताया गया कि फिलहाल केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है। तो केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट बर्फ जमा है। ऐसे में प्रशासनिक टीम वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचती है और जो मार्ग पर नुकसान हुआ है उसका आकलन करती है। दरअसल धाम के आसपास पूरा इलाका इस वक्त बर्फ की चपेट में है और प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंचती है और नुकसान का आकलन करती है। केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जिले में पहली बैठक कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी क्लियर करके लेके आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की, जो मार्च के दौरान खुद एक ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उनके पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी, जिन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। 3 काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं और हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये मार्च कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि इसकी वजह से ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को मंजूरी मिलने के बाद किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर इस ट्रैक्टर परेड के रूट के बारे में जानकारी दी। ये ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर यूपी गेट से निकाली जाएगी। दिल्ली की इन तीनों जगहों से ट्रैक्टर रैली के लिए बॉर्डर पर लगे बैरिकेड हटाए जाएंगे। 26 जनवरी को परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। सिंघू बॉर्डर से शुरू होने वाली परेड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंछावला, बवाना होते हुए हरियाणा बॉर्डर में चली जाएगी, जबकि टिकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड नांगलोई, झड़ौदा, बादली होते हुए केएमपी चली जाएगी। वहीं गाजीपुर से शुरू होने वाली परेड अप्सरा बॉर्डर, गाजियाबाद होते हुए दासना यूपी में चली जाएगी। हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में किसान पैदल चलकर मुंबई पहुंचे, जहां वो अगले 2 दिनों तक आजाद मैदान में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में रैली करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में किसान पैदल चलकर मुंबई की आजाद मैदान पहुंचे। सबसे आगे कुछ किसान एक बड़ा बैनर लेकर चलते रहे, जिस पर अखिल भारतीय किसान सभा लिखा था। कुछ किसान हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के आज़ाद मैदान के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम ज़िले, जो अलग अलग ज़िले हैं, वहां से किसान जो है हज़ारों की तादाद में जो है पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं। किसानों की इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पैदल चलकर आज़ाद मैदान पहुंची। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई लोग सिर पर सामान रखकर एक साथ चलते नजर आए। इस बीच कुछ किसान नारे भी लगाते रहे। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने जब किसानों से बातचीत की तो उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान का जो कानून बना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कानून के खिलाफ हम लोग हैं। आजाद मैदान में किसानों की ये रैली 2 दिनों तक चलेगी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए किसान नेताओं ने नियम भी बना दिए। किसानों से 24 घंटे का राशन और ठंड से बचने का इंतजाम करने को कहा गया है, ताकि बारिश या कोहरे की वजह से किसानों को परेशानी कम हो। इस रैली में शामिल होने वाले ट्रैक्टरों में ट्रॉली नहीं लगाने को भी कहा गया है। साथ ही ट्रैक्टर पर बैठने वाले लोगों की सीमा तय की गई है। ट्रैक्टर रैली के समय ज्यादा से ज्यादा 5 लोग एक ट्रैक्टर पर बैठ पाएंगे। साथ ही ट्रैक्टर के बोनट, बम्पर या छत पर किसी को नहीं बैठाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस परेड में शामिल होने वाले लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। जो रूट अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। श्रीलंका के खिलाफ गोल में चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दोहरा शतक जड़ने से चूक गए। जो रूट 186 रन के निजी स्कोर पर रनआउट हो गए।
अयोध्या में महंत परमहंस दास ने हवन और पूजन कर भगवान से किसान आंदोलन जल्द खत्म होने की प्रार्थना की और धरने पर बैठे किसानों को नकली किसान बताया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आज जो है नकली किसानों की बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर हवन किया गया। यूपी के फतेहपुर में बालिका दिवस के मौके पर हाई स्कूल की टॉपर छात्रा भानवी द्विवेदी एक दिन की डीएम और हिमांशी विश्वकर्मा एसपी बनी। चार्ज लेते ही दोनों बेटियों ने अफसरों से महिला सुरक्षा और शिक्षा में सुधार पर कई सुझाव दिए। खबर है कि देश की सबसे धनी महानगर पालिका बीएमसी जल्द ही अपने बॉन्ड शेयर मार्केट में उतार सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीएमसी इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया। ब्रिटेन में तूफान के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां हजारों लोग बेघर हो गए। इस तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी कई रिहायशी इलाकों पर कहर बनकर टूटा। वहां की सड़कों, मकानों और बाजारों पर उसने डेरा जमा लिया। बाढ़ से हुई तबाही की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें वर्स्टशर से सामने आईं। वहां बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा। सड़कें तो नहरों की तरह पानी से लबालब भरी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी में कई बैरिकेड बहते हुए दिखाई दिए, जबकि सैलाब में सब कुछ गवा चुके एक आदमी की आंखों में आंसू बहते दिखे। बाढ़ के आगे सब बेबस दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे शहर झील में तब्दील हो गया हो। सड़कें तो कमर तक पानी में डूब गईं। कुछ लोग तो अपने घरों में कैद ही हो गए, जबकि कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि बचाव दल के लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे दिखे। किसान ट्रैक्टर परेड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली किसानों की इस परेड को बाधित करने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। खबर है कि अब तक 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं जिनके जरिए गड़बड़ी फैलाने की कोशिश है। ये सभी अकाउंट पाकिस्तान से बनाए जाने का दावा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन अकाउंट की जांच में जुट गई हैं, लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद इस ट्रैक्टर परेड के समय सुरक्षा चुनौती बढ़ गई है। जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि किसानों को डिमोरलाइज करना या किसानों को खौफजदा करना या जनता को खौफजदा करने के लिए इस किस्म की साजिशें अगर रची जा रही हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर इसमें कोई सच्चाई है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताई गई है तो उस सूरत में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है कि किस तरह से पाकिस्तानी एलिमेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले 2 लड़कों ने वहां मौजूद किसानों को अपना करतब दिखाकर समर्थन दिया। ये दोनों स्टंटबाज जयपुर से वहां पहुंचे और पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के बीच उन लोगों ने खतरनाक स्टंट किए। सामने आए वीडियो में दिखा कि खचाखच भरी भीड़ में दोनों स्टंटबाज कभी बाइक पर एक पांव से खड़े हो रहे थे तो कभी पिछले चक्कों पर अपनी मोटरसाइकिलों को घुमा रहे थे, कभी बहुत ज्यादा तेज दौड़ लगाकर अचानक उन्हें रोक दे रहे थे। हम इनका जोश कम नहीं होने देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हर वक्त आते रहेंगे। पेशेवर स्टंटबाजों ने ये भी बताया कि वो लोग आंदोलन में शामिल किसानों का मनोरंजन करने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। यूपी के मैनपुरी में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उस आदमी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक बकरे को चुरा लिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल से भागने लगे, गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक बदमाश तो वहां से भाग निकला, लेकिन दूसरे बदमाश को लोगों ने दबोच लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में 2 महिलाएं उसे पीटती नजर आई।
गुस्से में तमतमाई एक महिला तो उस पर चप्पल लेकर टूट पड़ी। इस बीच वहाँ कुछ लोग भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वो बदमाश बकरा चोरी करने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों के सामने उसकी एक ना चली। तभी वहाँ कुछ और लोग पहुँच गए और उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस के लोग भी पहुँच गए, जिन्होंने उसे लोगों से छुड़ाया और फिर गाड़ी में बैठाकर वहाँ से थाने ले गए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने का एक नया प्लान तैयार किया गया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उस संगठन ने भारत सरकार को 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। यही नहीं, संगठन से जुड़े लोग आंदोलन में शामिल होकर किसानों को भड़काने में जुटे हैं, ताकि किसी भी सूरत में आंदोलन में गड़बड़ी और गलतफहमी पैदा कर किसानों को भारत सरकार के खिलाफ उकसाया जा सके। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए निशांत शर्मा का पार्थिव शरीर देर रात सहारनपुर में उनके घर पहुंचा। 4 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से अचानक हुई फायरिंग में निशांत बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 4 दिन बाद इलाज के समय ही उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही परिवार के लोग मातम मनाने लगे, जबकि शहीद को श्रद्धांजलि देने सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। निशांत के घर से बाहर तक जाने वाली सड़क पर लोग खचाखच भरे दिखाई दिए। ये घटना बहुत ही पीड़ाजनक है और हम सब लोगों को इस घटना का बहुत ही दुख है। हम उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से, परम पिता ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो है शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करें। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर पाए। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।